Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। उम्मीद करूँगी बढ़िया होगे, फिट एंड फाइन होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगे। प्रीवियस क्लासेस जिसने भी नहीं देखी है प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। प्रॉपर ग्रेड 2 पे प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इंग्लिश पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। और ये जो क्लासेस हैं आपकी सीटेट के लिए चल रही हैं। इंग्लिश पेडागॉजी की जो क्लासेस हैं पेपर 1, 2 दोनों के लिए हैं, यानी चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप जूनियर की, ये क्लासेस दोनों के लिए हैं। साथ ही साथ हम हर क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इंग्लिश पेडागॉजी में। सबसे पहले ऑफ कोर्स सिलेबस वाली क्लास हुई थी, अभी तक अटेंड नहीं करी है प्लीज़ अटेंड करो, पता तो होना चाहिए ना सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। देन हमने लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में बात करी थी, अधिगम और अर्जन के बारे में बात करी थी। देन उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन की बात भी हमने करी थी जब हमने अपनी फर्स्ट क्लास की थी। साथ ही साथ हमने उस दिन 14 प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करे थे। देन हमने नॉम चॉम्स्की जी, बी.एफ. स्किनर जी की थ्योरी पढ़ी थी जो इंग्लिश पेडागॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ये लैंग्वेज से रिलेटेड ही थ्योरी है। देन जीन पियाजे जी के बारे में बातचीत की, उनका क्या कहना है लैंग्वेज को लेके। देन नेक्स्ट क्लास में हमने वाइगॉस्की जी के बारे में पढ़ा था कि उनकी क्या थ्योरी है, सोशो कल्चर थ्योरी। याद है? नहीं है तो जल्दी से क्लास अटेंड कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अच्छी लगती हो क्लास, पढ़ाई हुआ समझ आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इतना कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। और एक और बात, हर एक क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, किसी में 6 तो किसी में 9 तो किसी में 12 किसी में 14, बट हमने करे हैं। लास्ट क्लास हमने वाइगॉस्की जी की, देन उसके बाद हमने जो क्लास ली थी लैंग्वेज की ली थी जिसमें हमने पढ़ा था कि भाषा है क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज फैमिलीज, इन सब के बारे में हमने सारी बातचीत करी थी। आज हम पढ़ते हैं कि एनसीएफ भाई क्या कहता है लैंग्वेज को लेके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ लैंग्वेज एजुकेशन प्रिंसिपल। क्या कहता है एनसीएफ का लैंग्वेज एजुकेशन प्रिंसिपल। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ नोट साथ साथ आप बनाते चलिए। और मैं भी ले लेती हूँ पेन ताकि भाई मुझे भी बार बार पेन लेना नहीं पड़े, कलर सेलेक्ट कर लूँ, रुक जाओ। चलो आज रेड लिया जाए। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लैंग्वेज एजुकेशन प्रिंसिपल। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं शॉर्ट में, लेड डाउन मॉडर्न एंड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। क्या समझ आता है आपको इससे? सबसे पहले तो ये बताओ, जल्दी बताओ क्या समझ आया आपको इस लाइन से, क्या समझ आ रहा है, क्या कह रहा है आपका एनसीएफ। देखिए आपका जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसने भाषा अधिगम के लिए आधुनिक कह सकते हैं और बाल केंद्रित दृष्टि का कह सकते हैं, क्या किया, दृष्टिकोण तय करे थे। चलो जल्दी से देखते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना, एनसीएफ ने भाषा अधिगम यानी क्या हो गई आपकी लैंग्वेज लर्निंग और बाल केंद्रित दृष्टिकोण जो हो गया, यानी आपका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस जो हैं उसे तय किया ताकि बच्चों के ऊपर ना बर्डन ना पड़े। क्लियर है? ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं ताकि बच्चे अपने रुचि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार भाषा को सीख पाए बिना किसी दबाव के। क्लियर है या नहीं है? अपनी ज़रूरतें, रुचि, समझ, उसके हिसाब से लैंग्वेज को बच्चा सीख पाए। ठीक है, तो मेन इनका यही था कि बच्चे जो है सीख पाएँ विदाउट बर्डन। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो देखो, लैंग्वेज इज़ बेस्ट लर्न इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। चलो एक काम करती हूँ, पेन ले लेती हूँ, आपको एक पहले एक बात हम समझ लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो इसमें बात क्या हो रही है ना कि बच्चा जो है ना रटे नहीं, है ना, रटना नहीं है बच्चे को, बच्चा सिर्फ रटे नहीं, रटने वाली चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। बच्चा क्या करे अपनी, हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ से, यहाँ लिख देती हूँ गतिविधियों, एक सेकेंड, गतिविधियों हो गई
और कह सकते हैं इंटरेक्शन, इंटरेक्शन संवाद, हिंदी में कहेंगे हम संवाद, और अनुभवों से भाषा को सीखे, और अनुभवों से भाषा को सीखे। रटना नहीं है ना, सीखेगा लिख देती हूँ। एनसीएफ ने भाषा अधिगम, और हम कह सकते हैं कि भाषा अधिगम के लिए आधुनिक और बाल केंद्रित दृष्टिकोण तय किए, जिसमें कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार गतिविधियों से कह सकते हैं इंटरेक्ट करके अनुभवों से भाषा को सीखे, ना कि रटने से। टीचर को क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर होना चाहिए, बच्चों को गाइड करे, एक्टिव लर्नर्स होने चाहिए बच्चे। क्लियर है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होना, इंटरेक्शन होना, ग्रुप वर्क होना, डिबेट्स होना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चा जो है अपने थॉट्स रख पाए, फियरलेस क्लासरूम होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? शिक्षक जब कह सकते हैं फैसिलिटेटर बनेगा, गाइडर बनेगा, तो बच्चे क्या हैं, अच्छे से सीख पाएंगे भाषा को। कहानी सुनाना, कहानी बोलना, ग्रुप वर्क, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चित्र हैं कोई तो उस पर बात करना, अपने विचार रखना, कहानियाँ हो गई, कविताएं हो गई, ग्रुप में चर्चा करना, तो बच्चा क्या है बेहतर तरीके से सीखता है इंटरेक्ट करके। इन्वायरमेंट हमेशा बच्चे को पॉजिटिव मिलना चाहिए, फियरलेस इन्वायरमेंट होना चाहिए। और ये नहीं है कि बच्चा आपसे अगर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो उसको डांट दो कि कितने क्वेश्चन पूछते हो, ये सब नहीं करना है। पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना है हर बात को। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें और अनएक्सपेक्टेड आंसर मिल भी रहा है तो आप पूछो कि बच्चे से कि आपको ऐसा क्यों लगता है, किसी वजह से तो लगता ही होगा, तो बच्चे के मन में क्या है उसे समझना चाहिए आपको, ना कि उसकी डांट लगानी चाहिए। डांट तो लगानी ही नहीं चाहिए। क्लियर है या नहीं है? जैसे कि अगर आपको बच्चे को सिखाना है कोई भी शब्द, जैसे आपको बच्चे को, छोटे बच्चे हैं, आपको बच्चे को पेड़ शब्द सिखाना है, तो सिर्फ बोर्ड पे लिख दिया पेड़, ट्री, हो गया? नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, स्कूल्स में गार्डन्स होते हैं, आप बच्चे को ले जा सकते हैं कि भाई ये ट्री है, बच्चा देख रहा है उस चीज़ को, फील कर रहा है कि हाँ भाई ये होता है पेड़, तो क्या होगा, बच्चा और बेहतर तरीके से सीखेगा। आप उससे रिलेटेड पत्तियाँ हो गई, टहनियाँ हो गई, फूल हो गए, ऐसे शब्द को सिखा सकते हैं। तो क्या हुआ, पेड़ जब देखेगा बच्चा, ग्राउंड में जाएगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। ना कि सिर्फ बोर्ड पे लिख दिया भाई पेड़, ट्री, उसको इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। आप वहाँ जाएंगे गार्डन में तो बच्चा देखेगा कि हाँ ये लीव्स होती हैं, ये फ्लावर्स हैं। तो ऐसे करके हमें बच्चों को सिखाना है। एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं आप अलग अलग। बच्चों को अगर आपको काउंटिंग सिखानी है, जैसे आप अलग अलग कलर्ड बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक्स अलग अलग शेप्स के ले सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से क्या होता है, बच्चा कह सकते हैं एक जॉयफुल कह सकते हैं, और बच्चा फ़न वे में लर्निंग करता है बिना बोर हुए, और बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है। तो आप इस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। पेड़ से जुड़ी कहानियाँ हो गई वो सुना सकते हैं, कविताएं हो गई, इससे बच्चा क्या होगा, उसे भी इंटरेस्ट आएगा। जब वो पेड़ से रिलेटेड कहानियाँ सुन रहा है, फील कर रहा है कि भाई ये पेड़ हैं, ये पत्तियाँ हैं, ऐसी होती हैं, फ्लावर्स ऐसे होते हैं, तो क्या होगा, बच्चे को अच्छा लगेगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, पहले वो देख लें हम जो भी पढ़ रहे थे। लैंग्वेज इज़ बेस्ट लर्न इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा है, बच्चा भाषा को, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है ना, तो हम इसे कहेंगे अर्थपूर्ण, कह सकते हैं स्थिति। स्थिति में बच्चा जल्दी सीखता है। क्लियर है या नहीं है? बच्चा भाषा को जब अर्थपूर्ण स्थिति में जल्दी सीखता है। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्लियर हुआ? देखो
जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बच्चा पानी दो कहकर अपनी ज़रूरत बताना सीखता है, तो ये क्या है, अनुभवों से ही तो आ रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस से। क्लियर है या नहीं है? तो लर्निंग इज बेस्ट लर्न इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है या नहीं? फिर मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? ये एक एजेस्ट है, हम कह सकते हैं एक ताकत है ना, कोई कमजोरी नहीं है, नॉट अ हर्डल, कोई कमजोरी नहीं है मल्टीलिंगुअलिज्म, ये एक ताकत है। एम्फेसिस अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन, बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे, इंटरेक्ट करके, बातचीत करके, होता है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, हम काफ़ी इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रटने की बजाय गतिविधियों से बच्चे भाषा को सीखते हैं। क्लियर है या नहीं है? बातचीत करना, एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयर करना, टॉपिक पे किसी पे डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, हर कोई अपना अपना नज़रिया आगे रखता है, अपने व्यूज़, किसके किस टॉपिक पे क्या व्यूज़ हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होंगे। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, इंटरेक्ट करके अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत, मम्मा पापा के साथ, भाई बहन के साथ। तो क्या होता है, नॉलेज जो हो रही है, क्या हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। advocates knowledge language across the curriculum, every teacher is a language teacher, यानी हर विषय का शिक्षक भाषा शिक्षक होता है। ठीक है ना, इसे कर देती हूँ मैं इरेज। हर, कह सकते हैं हर विषय का शिक्षक भाषा शिक्षक होता है। क्लियर है या नहीं है? अब देखो, आप सोच रहे होंगे सब लैंग्वेज टीचर कैसे होगा, मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, तो भाई वो भी तो भाषा सिखा रहे हैं, बोलना समझाना ये सब सिखा रहे हैं ना, तो हर एक शिक्षक जो है वो भाषा का शिक्षक होता है। क्लियर है या नहीं है? बच्चों को बोलना है, समझाना है, जवाब देना सिखा रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, तो हर एक टीचर जो है वो क्या है, लैंग्वेज टीचर है। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए, अर्ली ईयर्स में, अर्ली एज में हमें बच्चों की जो मदर टंग है, उनकी जो होम लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर बच्चा अपने घर की लैंग्वेज जो भी हो, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, उसे यूज़ कर रहा है, तो हम कहें नहीं भैया तुम्हें तो इंग्लिश ही यूज़ करनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और बिल्कुल नहीं। तो बच्चे को अर्ली एज में बोलने देना चाहिए, ये बेस्ट है। बच्चा दूसरी लैंग्वेज को तभी इजीली सीख पाता है जब आप उसके मदर टंग को यूज़ करके दूसरी भाषा को सिखा रहे हैं। एकदम बच्चा आया और आते ही आप कहेंगे भाई तुम्हें अपने घर की भाषा जो भी है, रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज जो भी होगी, उसे यूज़ नहीं करना, तो दिक्कत होगी। तो शुरुआती सालों में बच्चे की जो होम लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। अच्छा, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इवन पहले कोई क्लास में दिक्कत हो, यहाँ तक कि CDP जो हमने कोर्स किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पैडागोजी का, वो भी सीटेट की क्लासेस करवाई थी मैंने, और पेपर 1-2 दोनों का सिलेबस कवर अप हम कर चुके हैं उसमें। उसमें भी अगर आप अब न्यू लर्नर है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रेड डोर पे, सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाय शैली गुलाटी, तो आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर उसमें भी कोई थ्योरी में कोई कन्फ्यूज़न, डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोशिश यही रहती है विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ मैं। और क्लास अटेंड कर लीजिएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। प्रमोट करनी चाहिए हमें 4 स्किल्स को, LSRW स्किल्स टुगेदर। ये क्या है? LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्या है? स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स आप कह सकते हैं। इसको हम वैसे कल की क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही सीक्वेंस रहेगा LSRW। साथ साथ हम इनकी सब स्किल्स भी कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स। चलो अभी तो ये बात करते हैं, तो एनसीएफ की बात करें तो क्या कहता है लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो प्रमोट करनी चाहिए हमें ये 4 स्किल्स LSRW। हमें रट्टाबाजी जो है उसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड लोड लर्निंग ऑफ ग्रामर। इनकरेज करना चाहिए, यानी बढ़ावा देना चाहिए, हमें ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कविताओं का, कहानियों का, डायलॉग्स का, और लोकल एक्सपीरियंस का, हम कह सकते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए।
फार्मर से रिलेटेड है, और या फिर आप ट्रिप पे ले जा सकते हैं गार्डन्स में, जैसे फ्लावर से रिलेटेड मैंने अभी एग्जांपल बताया, ट्रीज से रिलेटेड। तो बच्चा क्या है, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा उतना ही बेहतर तरीके से बच्चा लर्न करेगा, बच्चा सीखेगा। और इंटरेक्शन तो बहुत ही अच्छा है, बातचीत करके तो बच्चा बहुत ही बेहतर तरीके से सीखता है, लर्निंग काफ़ी अच्छी रहती है। देन थ्री लैंग्वेज फार्मूला, हम इसे कहते हैं त्रिभाषा सूत्र, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड एससीएफ 2005। तो देखो इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, कोठारी कमीशन ने 1968 में, एंड रिफर्म्ड इन एनसीएफ 2005। चलो जी इसको भी देख लेते हैं क्या है तीन भाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला की इसमें बात हुई है। मैं ले लेती हूँ पेन, और इसमें वही आ जाएगी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की इसमें बात हुई है। एक सेकेंड, देखिए थ्री लैंग्वेज फार्मूला, इसमें क्या होता है, देखो तीन क्रम में बच्चों को पढ़ाई जाती है भाषा। फर्स्ट लैंग्वेज होगी बच्चे की मदर टंग, मातृभाषा, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जैसे बच्चे पंजाबी है, मराठी, कह रही हूँ मराठी, गुजराती, तो वो कोई भी हो सकती है। अगर पहली पंजाबी है तो दूसरी हो गई, सेकंड लैंग्वेज क्या हो गई, हिंदी होगी। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करूँ, देखो अगर फर्स्ट हो गई बच्चे की हिंदी, अगर तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, सेकंड में इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड में, अगर सेकंड में, इसमें देखो मैं एकदम एक काम करती हूँ, वन बाय वन बताती हूँ। अगर समझ लो पंजाबी से शुरू करते हैं, अगर होगी पहली पंजाबी तो दूसरी हो गई हिंदी, और तीसरी हो गई जैसे कि आपकी इंग्लिश। पहली होगी कोई भी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, और अगर पहली हिंदी होगी तो दूसरी हो गई क्या, इंग्लिश, और तीसरी हो गई कोई भी अदर इंडियन लैंग्वेज। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। जैसे कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, बंगाली, पंजाबी, मराठी, तो दूसरी क्या होगी, हिंदी हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी इंग्लिश। तो ये हो गया आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री भाषा सूत्र, स्कूल में भाषा को इन्हीं क्रम में सिखाया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हो जाएगी इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो उस हिसाब से हिंदी हो गई। देन थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश और कोई भी अदर इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है, जल्दी बताओ। एक काम करते हैं, इसको मैं अलग से समझाती हूँ आपको, ठीक है। चलो जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली हो गई आपकी मदर टंग, ठीक है, पंजाबी है ना, या आपकी बंगाली हो गई या कुछ भी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलो जी और समझते हैं। फिर आ जाती है आपकी सेकंड लैंग्वेज, ठीक है ना। अब दूसरी हो गई आपकी जैसे हिंदी, और हम कह सकते हैं इंग्लिश में से कोई। अगर समझ लो पहली बंगाली, पंजाबी में से कोई मराठी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग हो गई, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगी आपकी, हिंदी आ जाएगी, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी कौन सी, इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। जैसे उत्तर भारत में जैसे पहली आ गई आपके, उत्तर भारत की बात करते हैं, चलो उत्तर भारत की बात करें, कंफ्यूजन नहीं होना हमें। तो लैंग्वेज वन पहली कौन सी आ गई आपकी, हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज टू यहाँ पे हो जाएगी आपकी इंग्लिश, और लैंग्वेज थ्री हो जाएगी जैसे कि आपकी संस्कृत हो गई, है ना। और यहाँ हम कह सकते हैं कौन सी, उर्दू, ठीक है या नहीं। क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दक्षिण भारत का देखते हैं। चलो जैसे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ क्या होगा, चलो जी दक्षिण भारत में क्या होगी आपकी, लैंग्वेज वन जैसे हो गई तेलुगु, है ना, तेलुगु हो गई समझ लो। तो आपकी लैंग्वेज टू कौन सी होगी, हिंदी होगी, और लैंग्वेज थ्री हो गई आपकी इंग्लिश। क्लियर है या नहीं है, अब बताओ। अगर पहली हिंदी है तो दूसरी इंग्लिश हो गई, और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, उर्दू हो गई, कोई भी। और अगर पहली, क्लियर है या नहीं है, आई थिंक माइक थोड़ा सा हिल गया था।
फिर से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। इमेजिन अगर आपकी पंजाबी, बंगाली, मराठी, कोई भी इनमें से आपकी मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है, तो आपकी सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी हिंदी या इंग्लिश। और अगर सेकंड इंग्लिश है तो आपकी थर्ड इंग्लिश हो जाएगी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैंने लिया उत्तर भारत से, तो पहली भाषा होगी यहाँ पे हिंदी, दूसरी होगी इंग्लिश और तीसरी भाषा हो गई आपकी संस्कृत या उर्दू जैसे। क्लियर है? अगर दक्षिण भारत का एग्जाम्पल लें तो पहली हो गई जैसे कि आपकी तेलुगु, दूसरी भाषा हिंदी हो गई, तीसरी इंग्लिश। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो दूसरी इंग्लिश हो जाएगी, थर्ड आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी। क्लियर है? संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, इनमें से कोई हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपकी मदर टंग क्या है। अगर मदर टंग आपकी पंजाबी, बंगाली, मराठी कुछ इस टाइप की है तो पहली आपकी ये हो जाएगी मदर टंग, कोई भी हो तो दूसरे नंबर पे हिंदी आ जाएगी और तीसरे नंबर पे इंग्लिश आ जाएगी। क्लियर है या नहीं है? अब अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दो। पहली भाषा मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इंग्लिश और एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज आ जाएगी। और इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हिंदी हो गई आपकी, और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश और अनदर इंडियन लैंग्वेज आ जाएगी आपकी, जो ऊपर नहीं करी है। क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया? बढ़ा जाए आगे। और प्लीज़ आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी। पॉइंट समझाती हूँ मैं आपको। अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, ठीक है, और दूसरी वाली आप अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नहीं है तो इंग्लिश या कोई और होगी आपकी सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो पहली हो गई आपकी क्या? हिंदी मदर टंग। अगर आप कहाँ से बोल रहे हैं जहाँ पे आपकी मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में पहली आ जाएगी आपकी क्या? मदर टंग। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स सेकंड आ जाएगी आपकी क्या? इंग्लिश। और अगर नॉन हिंदी है तो हिंदी आपकी आ जाएगी सेकंड नंबर पे। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए, कन्फ्यूज़न हो रही हो तो बता दीजिए। बस ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, आपकी पहली भाषा मदर टंग रीजनल लैंग्वेज होगी अगर आपकी हिंदी है, दूसरी आपकी होगी इंग्लिश, तीसरी होगी कोई भी अलग इंडियन लैंग्वेज, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो। और अगर नॉन हिंदी है, वहाँ पे हिंदी आपकी नहीं बोली जा रही तो हिंदी फर्स्ट नंबर की जगह आ जाएगी आपकी कहाँ? सेकंड नंबर पे। पहले पे पंजाबी आ गई, दूसरे पे आ गई आपकी कहाँ? हिंदी। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ा जाए। तो दिस रिस्पेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। हमें क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए भाई। सबकी मदर टंग को क्या करो? बढ़ावा ही दो, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस। शुरुआती सालों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, उनकी मदर टंग में, जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को? तो जल्दी बताओ, देन हम आगे बढ़ते हैं। अटक ही गए हम तो यहाँ पे, है ना? आगे बढ़ा जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? बड़े चलो देखो, यहाँ पे मैं हिंदी में भी मेंशन कर देती हूँ, ये जो नीति है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जिसकी बात हो रही है, एक सेकेंड, ये जो नीति है राष्ट्रीय एकता और बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला में, इसलिए मैंने बार बार इसलिए आपको ये चीज़ बताई ताकि कंफ्यूजन ना हो। भाषा को बढ़ावा देती है, बहुभाषावाद को, मल्टीलिंगुअलिज्म को, और हम क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं अंग्रेजी जो होगी, यानी इंग्लिश जो होगी, अंग्रेजी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।
पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और अगर पहली बंगाली हो गई या फिर पंजाबी हो गई, संस्कृत, उर्दू है अगर मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, देन दूसरे नंबर पे हिंदी और तीसरे पे आपकी आ जाएगी इंग्लिश। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये तो हमने पढ़ लिया, अब क्या है देखा जाए। अच्छा, ये वही दिस पॉलिसी प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कल्चर यूनिटी, वही एकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, सेकंड हिंदी और इंग्लिश हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो हम पढ़ चुके हैं एज पर एनसीएफ एंड इंडियन पॉलिसी। सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन, सपोर्ट करती है क्या? बहुभाषावाद शिक्षा को। इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं। डिपेंड करता है कहाँ की कौन सी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज उस पर डिपेंड करता है इंग्लिश सेकंड होगी या थर्ड, क्योंकि अगर हमारी मदर टंग हिंदी है तो सेकंड इंग्लिश हो जाएगी, थर्ड एनी मदर इंडियन लैंग्वेज, देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सॉरी। देन अगर हमारी फर्स्ट पंजाबी बंगाली कुछ है तो सेकंड नंबर पे हिंदी, थर्ड इंग्लिश यानी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। लैंग्वेज शुड बी टॉट फंक्शनली नॉट जस्ट एज आ सब्जेक्ट, लैंग्वेज को एज अ फंक्शनली हमें पढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह हमें पढ़ाना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई आपको या नहीं आई, जल्दी से बताओ। क्लियर है या नहीं है? यानी भाषा को कार्यात्मक रूप से सिखाना चाहिए, भाषा को फंक्शनली कह सकते हैं हम, कार्यात्मक रूप से सिखाया जाना चाहिए, फंक्शनली नॉट जस्ट एज अ सब्जेक्ट। क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड ग्लोबल लैंग्वेज, देखो इंग्लिश को हम सेकेंड लैंग्वेज भी कहेंगे एंड ग्लोबल लैंग्वेज भी कहेंगे। फर्स्टली देखते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। फॉर मोस्ट इंडियन चिल्ड्रन इंग्लिश इज़ नॉट अ मदर टंग, ये हम अच्छे से जानते हैं। ज़्यादातर अगर हम इंडियन भारतीय बच्चों की बात करें तो इंग्लिश जो है मदर टंग नहीं है। हिंदी होगी, पंजाबी होगी, ये सब हो सकती हैं बट इंग्लिश नहीं होती। फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में होती है लेकिन, बट हमारे इंडिया में, भारत में ऐसा नहीं है। टॉट आफ्टर रीजनल और होम लैंग्वेज, इंग्लिश को कब पढ़ाया जाता है? रीजनल और होम लैंग्वेज के बाद। आपकी मदर टंग हिंदी है देन उसके बाद। एनसीएफ कहता है स्टार्ट इंग्लिश अर्ली बट थ्रू एक्टिविटीज़ नॉट रूल्स। देखो एनसीएफ कहता है बच्चों को इंग्लिश सिखाओ लेकिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ना कि रूल्स के ज़रिए। इतनी चीज़ समझ आई तो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। देखो हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चे इंडिया में जो होते हैं उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती है। प्रैक्टिकली हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसे खेल हो गई, बातचीत हो गई, या एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाना चाहिए इंग्लिश को, है ना, नॉट रूल्स, है ना, नियमों से नहीं। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, कह सकते हैं हम जब हमारी पता है मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो हम इसे खेलों और बातचीत हो गई और एक्टिविटीज़ हो गई, हम कह सकते हैं रचनात्मक गतिविधियाँ, सिखाना चाहिए एक्टिविटीज़ के थ्रू। बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेता है एक्टिविटीज़ के थ्रू, अगर कुछ सीखता है तो कनेक्ट कर पाता है। क्लियर है या नहीं है? समझ आ गया इंग्लिश क्या है? सेकंड लैंग्वेज है। अच्छा जी, इसे अब हम कहते हैं ग्लोबल भी। चलो पहले ये देख लेते हैं। इंग्लिश शुड बी टॉट फॉर कम्युनिकेशन नॉट जस्ट ग्रामर, इंग्लिश को कैसे पढ़ाना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन के ज़रिए, की बातचीत हो, ना कि सिर्फ ग्रामर। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? ये एक रिसोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रिसोर्स है, ये ताकत है, ये हम ये भी कह सकते हैं। ये हम ऑलरेडी, ये चीज़ भी हमने अभी पढ़ी थी, आप लोग को ध्यान होगा तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक सेकेंड। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद क्या है? एक रिसोर्स है, एक ज़रिया है, ना कि कोई परेशानी है, कोई
दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे पहले से कई भाषा से जुड़ते हैं, घर की भाषा, पड़ोस की भाषा, स्कूल भाषा। तो अगर बच्चा घर में पंजाबी बोल रहा है, स्कूल में हिंदी बोल रहा है, आप इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चों के अनुभवों से जोड़ के उसको इंग्लिश सिखाएं। ये नहीं कि बच्चा आया और उसको आप डांट लगा रहे हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक रिसोर्स है, उसके ज़रिए आप बच्चे को दूसरी भाषा सिखा सकते हैं। उसके अनुभव के ज़रिए बच्चे की भाषा को जोड़ के, कनेक्ट करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक रिसोर्स है, ना कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है। ठीक है। चिल्ड्रन टीचर्स शुड अलाउ चिल्ड्रन टू यूज़ होम लैंग्वेज टू सपोर्ट इंग्लिश लर्निंग। बच्चों को अलाउ कर दो भाई कि होम लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश वो लर्न करे, उसे वो सपोर्ट कर सके, सहायक बन सके। उनकी जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उससे बच्चा कनेक्ट कर करके इंग्लिश को सीख पाए। एनसीएफ प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, मीनिंग फर्स्ट रूल लेटर। मतलब बच्चा पहले उस चीज़ को समझे, रूल्स नियम वगैरह बाद की बात। तो बच्चा क्या है, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है, जल्दी से बता दो। इतनी बात समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? देखो एनसीएफ ये कहता है ना, बच्चे को दूसरी जो भाषा है उसे थोपना नहीं है, या फिर बच्चे की जो रीजनल लैंग्वेज है उसे दबाना नहीं है। जोड़ कर बच्चे को सिखाना है, प्यार से सिखाना है, पॉजिटिवली सिखाना है। इतनी बात आपको समझ आ गई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। और ये क्या है, ये हम कह सकते हैं, यह है, पेन ले लेती हूँ, यह है एडिटिव, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म को, लिंगुअलिज्म को बढ़ावा देता है। नई भाषा जोड़ना, पुरानी को घटाए बिना, है ना, कह सकते हैं नई भाषा जोड़ना, पुरानी को घटाना नहीं है ना। जो पुरानी है, मदर टंग है, उससे नहीं घटाना है। न्यू लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसकी होम लैंग्वेज से, होम टंग जो भी है, मदर टंग, उससे कनेक्ट करके सिखाना है। क्लियर है? प्यार से, डांट फटकार का कोई काम नहीं है। इंग्लिश शुड बी टॉट फंक्शनली टू यूज़ इन रियल लाइफ। फंक्शनली सिखाना है ताकि बच्चा उस चीज़ को इस्तेमाल कर सके। ये नहीं है बच्चे को रूल्स पता है, प्रेजेंट की ही पता है, पास्ट की ही पता है, कहाँ वर्ब लगेगी, लेकिन बच्चा उस चीज़ को बोल ही नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब बनता है? बच्चा उस चीज़ को उपयोग ही नहीं कर पा रहा है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो क्या करोगे उन रूल्स का? बच्चा उस चीज़ को यूज़ भी तो कर पाए। तो फंक्शनली हमें सिखाना है। डोंट फोकस ऑनली ऑन ग्रामर और मेमोराइजेशन। सिर्फ रट्टाबाजी, याद करने से, रूल्स, इन सब पे फोकस नहीं करना है। बच्चा जो है उस चीज़ को बोल भी तो पाए, यूज़ भी तो कर पाए। यूज़ लर्नर होम टंग एज अ सपोर्ट। बच्चे की जो होम लैंग्वेज है, होम टंग कह रही हूँ, मदर टंग हो गई, लैंग्वेज जो भी होगी हिंदी, तो उसे एज अ सपोर्ट यूज़ करें। दूसरी भाषा सीखने में क्या होगी, आसानी होगी बच्चे को, बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। इंकरेज करने में LSRW, ये जो स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन्हें सब को बराबरी क्या करना है, इंकरेज करना है। क्लियर? चलो, इंग्लिश क्या है एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये चीज़ ध्यान रखना। इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज भी है और ग्लोबल लैंग्वेज भी है। इंग्लिश कनेक्ट स्टूडेंट्स टू ग्लोबल नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश इज यूज अक्रॉस द वर्ल्ड इन साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, education, but NCF 2005 wants it should not replace Indian language. Advocates additive bilingualism, adding English without subtracting the mother tongue. अब भाई ये क्या है, चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। पेन ले लेती हूँ और आप भी ले लो। देखो इंग्लिश जो है आपकी, इंग्लिश जोड़ती है बच्चे को ग्लोबल नॉलेज से और अपॉर्चुनिटीज़ से भी। इंग्लिश आप जानते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन सब जगह इस्तेमाल की जाती है। लेकिन भाई आपकी NCF 2005 में क्लियर बोला है, इसको आप लेकिन इंडियन लैंग्वेज से रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। एडवोकेट्स एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, एडिंग इंग्लिश विदाउट सब्ट्रैक्टिंग द मदर टंग। लेकिन इंग्लिश को जोड़ो बिना मदर टंग को हटाए। यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो आपकी अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश जो हो गई, अंग्रेज़ी से बच्चे, हम कह सकते हैं वैश्विक ज्ञान जो हो गया, ग्लोबल नॉलेज जो हो गई, यहाँ पे लिख देती हूँ वैश्विक ज्ञान, यानी आपकी जो ग्लोबल नॉलेज हो गई, और टेक्नोलॉजीज जो हो गई यहाँ बच्चों की, है ना। हिंदी में लिख दूँ ये भी, टेक्नोलॉजी हो गई और
अवसरों से जुड़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, पर यह भारतीय भाषाओं को हटाना नहीं है भैया, हटाकर नहीं बल्कि उनके साथ जोड़कर सिखाई जानी चाहिए। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म हम कहेंगे, यानी साथ में। क्लियर है ना, इसे हम कहेंगे एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म कि भाई इंग्लिश को हिंदी के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो इंग्लिश क्या है, हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है और क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। प्रमोट करता है क्या, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म को, जैसे इंग्लिश को होम लैंग्वेज के साथ पढ़ाया जाए। इंग्लिश शुड एम्पावर नॉट डोमिनेट, साथ में पढ़ाया जाए, डोमिनेट नहीं किया जाए। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है, जल्दी से बताओ। देखो कोई बच्चा है, ठीक है, वैसे बच्चा भोजपुरी बोलता है, ठीक है, स्कूल में मतलब हिंदी सीख रहा है, इंग्लिश में थैंक यू बोल रहा है, तो तीनों भाषाएं क्या है, बच्चा सीख रहा है। और ये तीनों जो भाषाएं होंगी, पेन पेन पेन, ये जो तीनों भाषाएं होंगी ना, ये मिलकर उसकी संप्रेषण शक्ति को बढ़ाती है। क्लियर है या नहीं है, बात समझ आई? कंफ्यूजन कहीं हो तो बता देना। यूज चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ ब्रिज टू इंग्लिश, बच्चे की जो मदर टंग है, होम लैंग्वेज है, उसे एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करें, उसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक जरिया। टीच टू रियल लाइफ टास्क, नॉट ट्रांसलेशन और ग्रामर ड्रिल्स, यानी ये नहीं है ट्रांसलेशन और ग्रामर रूल्स हो गए, ड्रिल्स हो गए, इन सब के ज़रिए पढ़ा रहे हैं बच्चे को। रियल लाइफ टास्क के ज़रिए बच्चा कनेक्ट कर पाए, सीख पाए, बोल पाए। क्लियर? चलो, सबसे बेस्ट है बच्चा एक्सप्लोर करके जब सीखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंग्वेज प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है देता है लैंग्वेज डाइवर्सिटी को भी और राइट्स को भी। जैसे कि आर्टिकल 343 इसमें डिक्लेयर था हिंदी इन ऑफकोर्स देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द यूनियन। तो हिंदी क्या हो गई आपकी, हिंदी है आपकी क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या हो गई आपकी, ऑफिशियल लैंग्वेज। इस चीज़ को आप नोट कर लो, क्वेश्चन आता है ये। इंग्लिश क्या है आपकी, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। इंग्लिश विल बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस अलॉन्ग साइड हिंदी। इंग्लिश को क्या है, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हिंदी के साथ, इनिशियली फॉर 15 ईयर्स। यहाँ तक की बात समझ आई तो बताओ जल्दी से। यहाँ तक बात समझ आई, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया देवनागरी लिपि में। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, अनाउंस किया गया है। किसमें, देवनागरी लिपि में। क्लियर है? और एक और बात, इंग्लिश भी कह सकते हैं सहायक भाषा के रूप में 15 साल के लिए स्वीकार की गई। ये आर्टिकल 343 की बात हो रही है ना, आर्टिकल 343 की बात हो रही है ये। तो हिंदी को क्या किया, भारत की राजभाषा घोषित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। और अंग्रेज़ी जो हो गई आपकी, इंग्लिश जो हो गई, अंग्रेज़ी भी 15 वर्षों तक
सहायक भाषा के रूप में स्वीकार की गई। क्लियर है या नहीं? क्लियर। तो हिंदी क्या हो गई आपकी? ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। देन आर्टिकल 350A, इसमें क्या? इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज इज मैंडेटरी, यानी बच्चे को प्राइमरी स्टेज में शुरुआती सालों में मदर टंग में ही समझाया जाए, इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, और ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना अनिवार्य है। क्लियर। आर्टिकल 351, यूनियन शैल प्रमोट हिंदी बट ड्रॉन ऑन वोकेबलरी फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज, यानी हिंदी को बढ़ावा देना है ना, प्रमोट करना है। हिंदी को क्या देना है? हिंदी को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। लेकिन दूसरी है, हम कह सकते हैं, एक मिनट, लेकिन दूसरी भारतीय भाषा से जो शब्द होंगे, शब्द लेकर उसे समृद्ध बनाना है, एक्चुअली शब्द लेकर उसे समृद्ध बनाना है। क्लियर है। बट ड्रॉन ऑन वोकैबुलरी फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज। हिंदी को बढ़ावा देना है, लेकिन दूसरी भारतीय भाषा से शब्द लेकर उसे समृद्ध बनाना है, बट ड्रॉ ऑन वोकैबुलरी फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज। मदर टंग इम्पॉर्टेंट है शुरुआती सालों में, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग के लिए, सीखने के लिए मदर टंग बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज अलाउड फॉर ऑफिशियल एंड एजुकेशनल पर्पस। इंग्लिश को कैसे अलाउड किया? एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। इतनी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से बताओ, यहाँ तक का सब क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूज़न, डाउट है तो बताओ। देखो, इमेजिन बच्चा बंगाली बोलता है, लेकिन स्कूल में हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब बच्चे को तो कठिनाई होगी ना, इसलिए संविधान कहता है कि बच्चों को शुरुआती टाइम में उसकी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कहानी समझ आ गई तो बताओ। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़ा जाए आगे। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? AOL, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, चलो देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर 1965, ड्यू टू पब्लिक अपोजिशन टू हिंदी ओनली पॉलिसी, पार्लियामेंट पास द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। क्या है भाई? जब हिंदी को सिर्फ एकमात्र कह सकते हैं भाषा बनाने का क्या हुआ? विरोध हुआ, तब क्या हुआ? यह कानून पास किया गया। क्लियर है? ये एक्ट पास किया गया जब क्या हुआ? विरोध हुआ कि सिर्फ हिंदी को एकमात्र भाषा बनाने का क्या हुआ? विरोध हुआ। तो क्या हुआ? तब ये कानून पास किया जिसमें अंग्रेजी को हिंदी के साथ इस्तेमाल किया गया, उसकी अनुमति मिली। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउड कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी इंग्लिश का इस्तेमाल अब हिंदी के साथ किया जाएगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया। समझ आया या नहीं? अंग्रेजी को हिंदी के साथ इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई, ऐसा कानून पास किया गया ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, लॉज वगैरह इन सब में। जैसे इंग्लिश इज़ नॉट इंडियन नेशनल लैंग्वेज बट इज़ वाइडली यूज्ड इन गवर्नेंस, एजुकेशन एंड लॉज। इंग्लिश सिर्फ एक नेशनल लैंग्वेज, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, बट क्या है? ये वाइडली यूज़ की जाती है, जैसे लॉज में, एजुकेशन में, हम फॉर्म भरे जाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे देखने को मिलते हैं। इंग्लिश रिटेन अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल रोल ड्यू टू ग्लोबल इम्पॉर्टेंस। तो क्या है इसका? काफ़ी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल रोल है ग्लोबल इम्पॉर्टेंस की वजह से। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके कोर्ट के आदेश हो गए, नोटिस हो गए, यहाँ लिख देती हूँ। जैसे देखो, केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट हो गई, कोर्ट के आदेश हो गए, नोटिस वगैरह हो गए, या हम कह सकते हैं यूपीएससी जैसी परीक्षाएं हो गई। क्या हो गई? परीक्षाएं
सब में क्या होती है, अंग्रेजी इस्तेमाल होती है या नहीं होती है? इंग्लिश यूज़ होती है ना? होती है। चलो इस लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, होती है या नहीं होती है? अंग्रेजी को हिंदी के साथ इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। आपकी इंग्लिश क्या है? सॉरी, हिंदी लिख रही हूँ। अब आपकी इंग्लिश क्या क्या हो गई? सेकंड लैंग्वेज बोला था इसको, है ना? सेकंड लैंग्वेज बोला। और क्या बोला भाई इसको? ग्लोबल लैंग्वेज बोला। और क्या है ये? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर? और हिंदी को क्या बोला? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ा जाए। चलो आज का आपका पहला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 multilingualism in a class should be viewed as an obstacle in learning, a burden on teacher, as a source or a hindrance to uniformity। देखो ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा? क्या है ये? मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लास शुड बी व्यूड एज एन ऑब्स्टिकल इन लर्निंग, अ बर्डन ऑन द टीचर, अ रिसोर्स, अ हिंड्रेंस टू यूनिफॉर्मिटी। जल्दी बताओ क्या होगा। चलिए जी जल्दी जल्दी बताइए। NCF 2005 के अनुसार क्या कक्षा में मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद को कैसे देखा जाना चाहिए? जल्दी से बताइए। सीखने में रुकावट है, शिक्षा पर बोझ है, एक संसाधन है, या फिर क्या है? आ हिंड्रेंस टू यूनिफॉर्मिटी, हम कह सकते हैं समानता में बाधा। जल्दी बताओ। तो भाई इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये? है भाई एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, एक जरिया है। Then as per NCF 2005 which of the following is the guiding principle for language teaching? NCF 2005 के अनुसार कौन सा होगा इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल लैंग्वेज टीचिंग के लिए? मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबुलरी, लैंग्वेज लिंक थ्रू डिल्स, लैंग्वेज एज अ टूल फॉर मीनिंग मेकिंग, रिजिड यूज ऑफ ग्रामर रूल्स। ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। शब्दों को रटना, मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबुलरी, भाषा सीखना ड्रिल से, लैंग्वेज लर्निंग थ्रू डिल्स, भाषा को अर्थ निर्माण के हम कह सकते हैं उपकरण के रूप में देखना, या फिर क्या कहेंगे व्याकरण के जो नियम हैं, नियमों को कठोर पालन, जो नियम है ग्रामर के उसका कठोर पालन। क्या होगा सीधा आंसर? देखते हैं, बताऊं या आप बताओगे? देखो भाई एज पर NCF इसमें से कौन सा होगा लैंग्वेज लर्निंग का गाइडिंग प्रिंसिपल? तो वो होगा लैंग्वेज एज अ टूल फॉर मीनिंग मेकिंग, यानी भाषा को अर्थ निर्माण के उपकरण के रूप में देखना। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। तो ये सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 1 में आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ है। ये इंग्लिश इज taught as second language in Indian school according to NCF 2005. The purpose is to make student fluent in British accent, replace the mother tongue, provide access to global knowledge, emphasize grammar structures only। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताओ क्या लगता है क्या होगा इसका सही जवाब। भारत में जो स्कूल हैं उनमें अंग्रेज़ी को, इंग्लिश को दूसरी लैंग्वेज के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है? ब्रिटिश एक्सेंट सिखाने के लिए? जल्दी बताओ। मातृभाषा को हटाने के लिए, वैश्विक ज्ञान पहुंचाने के लिए, ग्लोबल नॉलेज पहुंचाने के लिए, या केवल ग्रामर स्ट्रक्चर सिखाने के लिए?
सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ है, जल्दी बताओ। तो भाई हम पढ़ चुके हैं ग्लोबल नॉलेज पहुंचाने के लिए, प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन NCF 2005 इज ग्रामर ट्रांसलेशन, फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव, स्ट्रक्चरल अप्रोच या बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2023 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताओ। NCF 2005 के अनुसार इंग्लिश पढ़ाने का दृष्टिकोण क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन है या फिर आपका फंक्शनल और कम्युनिकेटिव है, संवादक कह सकते हैं, कार्यात्मक, और स्ट्रक्चरल अप्रोच है या बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। संरचनात्मक कह सकते हैं दृष्टिकोण हम स्ट्रक्चरल अप्रोच को, संरचनात्मक। जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। तो देखो ये है फंक्शनल और कम्युनिकेटिव, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, यानी क्या होगी आपकी कार्यात्मक, ये मैंने आपको बताया था, फंक्शनल और कम्युनिकेटिव बताया था, और ये हो गई आपकी संवाद, कम्युनिकेटिव को हम कहेंगे संवादात्मक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सपोर्ट टीचिंग इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल? किस में कहा गया कि भाई प्राइमरी लेवल पे बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए? आर्टिकल 343 में, आर्टिकल 351 में, आर्टिकल 350A में या आर्टिकल 40 में? ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2021 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन से आर्टिकल में कहा गया? हमने अब भी पढ़ा है। देखो 350A आर्टिकल में ऐसा क्या है कि बच्चों को शुरुआती टाइम में, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को उसकी मातृभाषा में हमें पढ़ाना चाहिए। The three language formula aims to teach only Hindi, removes local language, promote multilingualism, focus on Sanskrit only। ये सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र जो है उसका एम क्या है? बच्चे को सिर्फ हिंदी पढ़ाना, लोकल लैंग्वेज को रिमूव करना, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, या सिर्फ संस्कृत पे ही फोकस करना? तो देखो हम अच्छे से जानते हैं, फोकस ऑनली वाले शब्द तो बिल्कुल हटा दिया करो, ऑनली वाले तो गलत ही होते हैं ज़्यादातर। रिमूव करना, भाई रिमूव नहीं करना है हमें लोकल लैंग्वेज को। प्रमोट करता है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसे? मल्टीलिंगुअलिज्म में बच्चे में वो क्षमता है, वो सीख लेता है। चलो जी आगे बढ़े। चलिए आज की क्लास फिर यहीं फिनिश हो गई, और कल हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, तो डिटेल डिस्कशन होगा, सब स्किल्स पढ़ेंगे और कुछ प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर कल वही 8 बजे, टाइमिंग चेंज हो गया है, अब टाइमिंग आपका हो गया है 7 बजे की जगह 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। ओके, तो मिलती हूँ आपसे कल 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।